चलिए, जितने भी अभ्यर्थी इस बार एग्जाम देने वाले 2024 को 3 फरवरी को आप सभी का फिजिक्स का एग्जाम है, इस वीडियो को अंत तक सारे देखना। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वायरल टाइप क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो प्रीवियस ईयर्स में कई बार पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, यहाँ से आप लोग को कई सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। यहाँ से लाखों छात्र जो है पहले भी पढ़ाई कर चुके हैं और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो है हूबहू देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को, अंत तक सारे देखना। उससे पहले मैं चाहूँगा वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर करना, और किसी भी तरह का डाउट है तो जरूर कमेंट्स करके बताना, यहाँ पे आप लोगों को सहायता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा, और ये वेबसाइट है, जो भी क्वेश्चंस वायरल टाइप आएगी उसका आंसर की आप लोगों को इस वेबसाइट की मदद से मिल जाया करेगा। starkstudypoint.com गूगल पे लिखना, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। ठीक है, टोटल पूर्णांक 70 मार्क्स का रहेगा। टोटल 70 ऑब्जेक्टिव रहने वाले हैं, जिसमें से आपको 35 का ही जवाब देना। ये सारे पैटर्न आपको पता ही चल गया होगा, काफ़ी पिछले 5 सालों से चल रहा है यही पैटर्न। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को देखते हैं। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग जरूर प्रैक्टिस सेट करना। इस वेबसाइट पे कई सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी के एग्जाम्स में हूबहू देखने को मिलेंगे, वो अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन को लोग बढ़ रहे हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है बच्चे, सारे काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वायरल टाइप क्वेश्चन इस वीडियो में समावेश किया गया। आंतरिक परावर्तन होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। TIR याद रखिएगा। ठीक है, तो किस कारण से वायु का बुलबुला जो है पानी में चमकता हुआ नजर आता है? वो होता है आपका दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। और ये इसी में पूछा जाता है कि जो पानी में सिक्का रखा हुआ था, वो ऊपर जो है ना उठा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है ना, तो तब वो हो जाएगा अपवर्तन के कारण। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं कि दो समानांतर दर्पण के बीच, देखो यहाँ पे कहा गया कि दर्पण के बीच रखी गई एक वस्तु की प्रतिबिंब। तो दो समानांतर, मान लो कि ये दो समानांतर रेखा है, इसके बीच अगर कोई हम लोग वस्तु रखेंगे ना, तो देखो कितने प्रतिबिंब बनेंगे पता भी है? अनंत बनेंगे। कितने बनेंगे? अनंत, इनफाइनाइट बनेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 का डी। समझ में आ रही ना, दो समानांतर दर्पणों के बीच जो है अनंत प्रतिबिंब बन सकते हैं एक वस्तु का। अगला है कि मीटर सेतु की जो तार बनी होती है, मीटर ब्रिज का जो वायर बना होता है, वो किसका बना होता है? तांबा का, स्टील का, मैग्नीज का, या फिर लोहा का? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैग्नीन का। क्या हो जाएगा? मैग्नीन का। 3 का सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी। पूछा क्या प्रश्न था दोस्तों, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3 का सी। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं। यदि समरूप विद्युत एक्स अक्ष की दिशा में है तो समविभवी होगा। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था ये चीज़। ठीक है ना, जब एक्स अक्ष रहेगा तो वाई जेड मारना है, जब वाई अक्ष रहेगा तो ये आपका हो जाएगा एक्स जेड, और जब आपको जेड अक्ष रहेगा दोस्तों तो वो हो जाएगा आपका एक्स वाई। मतलब जो आपको दिया है ना एक्स अक्ष, तो उसको हटा के बाकी ये वाला आंसर हो जाएगी। यहाँ पे देखो एक्स जेड है, तो इसका मतलब वाई अक्ष का ये समीकरण है, और ये आपका अगर एक्स वाई इसमें जेड नहीं, तो ये जेड अक्ष का यहाँ पे समविभव है। तो यहाँ पे सही उत्तर 4 का सी। देखिए इस तरह के प्रश्न आपको 1 नंबर फिक्स है। 5 नंबर देखते हैं कि संधारित्रों के समानांतर संयोजन में जो राशि प्रत्येक संधारित्र के लिए समान रहती है वह क्या कहलाता है? तो वह होता है दोस्तों आपका पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस दोस्तों सभी यहाँ पे देखो, समांतर संयोजन में जो राशि संधारित्र के लिए समान रहती है वो होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 का सी। नेक्स्ट देख लेते हैं 6 नंबर। कहा गया है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतांक एप्सिलॉन नोट आर का जो मान होता है दोस्तों, वो होता है आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या होता है? एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। ऑप्शन नंबर 6 का सी ये फॉर्मूला है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न बच्चे कि इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश होता है, देखो इलेक्ट्रॉन का जो स्पेसिफिक चार्ज होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट या फिर स्पेसिफिक चार्ज जो होती है वो होता है 1.8 गुने 10 के पावर 11 कूलम्ब पर केजी। क्या होता है? कूलम्ब पर केजी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो? सी के साथ चलना है। ठीक है ना, कूलम्ब पर केजी। ऑप्शन नंबर 7 का सी। अगला देखते हैं 8 नंबर। कहा गया कि पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक जो होता है वो कितना होता है? देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व का जो एसआई मात्रक होता है दोस्तों, वो होता है आपका कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? देखो कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर होती है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। ठीक है, कूलम्ब देखो कूलम्ब गुने 1 में मीटर स्क्वायर होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसी को हम लोग लिख सकते हैं कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी। अगला देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है। देखिए इसका जो कांस्टेंट वैल्यू होता है एप्सिलॉन नोट का, तो एप्सिलॉन नोट का जो मान होती है दोस्तों वो होता है 8.85 गुने 10 के पावर -12 एफ पर मीटर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक होती है ना, एप्सिलॉन नोट का मान यहाँ पे कांस्टेंट होता है। अगला है कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है यहाँ पे? तो देखिए फार्मूला होता है दोस्तों यहाँ पे विद्युतीय तीव्रता का, इंटेंसिटी का। ठीक है ना,
आवेश अगर Q से R दूरी पर दिया हो तो ये होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है 1/4 पाई, उसके बाद होता है इंटू Q/R²। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा दोस्तों, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दोस्तों 1/R² के, ठीक है। ये वाला सूत्र आप लोग याद रख लीजिएगा, आपको आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 10 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 11 नंबर। कहा गया है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाता है तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो विद्युत फ्लक्स का यहाँ पे पूछा गया है, यदि उसमें हम लोग Q चार्ज रख दे प्लस वाला में, ठीक है ना, तो विद्युतीय फ्लक्स का जो मान हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे Q/ε0। क्या हो जाएगा Q/ε0। ये भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला ही है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए 12 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम लोग दोस्तों, ताकि आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हो सके। अगला है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का जो योग होता है वो होता है 0 के बराबर। क्या होता है 0 और 0 होती है। तो ऑप्शन नंबर 12 का ए। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं कि आवेश का बीमा। देखिए आवेश का डायमेंशन बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए आवेश का जो बीमा होता है वो 80 होता है। क्या होता है 80। ऑप्शन नंबर ए के साथ चल लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। देखिए वोल्ट पर जो मीटर होती है ना, ये किसका मात्रक होता है, किस राशि का मात्रक होता है। विद्युतीय फ्लक्स, विद्युतीय विभव, विद्युतीय धारिता या फिर विद्युतीय क्षेत्र। तो सही उत्तर हो जाएगा विद्युतीय क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है मात्रक होता है आपका वोल्ट पर मीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि दो समान धारिता C वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता जो होती है वो क्या होती है। धारिता है ना, समांतर क्रम में जोड़ा गया है ना, तो ये हो जाएगा आपका C+C बराबर क्या हो जाएगा 2C के बराबर। जब यही श्रेणी क्रम में रहता तो उल्टा होता है ना धारिता में, तो सही उत्तर यहाँ पे 15 का तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यही रहता आपको श्रेणी क्रम में दोस्तों, श्रेणी क्रम में अगर रहता तो इसको हम लोग क्या करते हैं ना 1/C इक्विवेलेंट निकालते हैं 1/C प्लस 1/C के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/C हो जाता है ये, ठीक है। तो C इक्विवेलेंट जो हो जाता है ये होता C/2। तो ये होता आपका श्रेणी क्रम में। अगला देख लेते हैं 15 का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी 2C समांतर क्रम वाला है तब। और 16 नंबर है कि म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म वाले, एक प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का, देखो यहाँ से ये सिर्फ देख लो कि एक पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण जो होता है, कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है कि μ-1 इंटू में ए होता है। क्या होता है μ-1 इंटू ए होता है। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में है, करेक्ट हो जाएगी। बहुत ही शानदार प्रश्न है 16 का बी। 17 देख लेते हैं। कहा गया कि सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम जो होता है क्या होता है। देखिए सूर्य के प्रकाश का वर्णक्रम जो है कंटिन्यूअस होता है, मतलब सतत होता है। तो 17 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा सतत। 18 नंबर है कि सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता जो होती है वो कितनी होती है। देखिए सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की जो आवर्धन क्षमता होती है वो कितना होता है दोस्तों, तो होता है -F0/Fe होती है, ठीक है। तो सही उत्तर किसके साथ चलेंगे हम लोग ए के साथ चलेंगे, 18 का ए। रटते चलिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, आप सभी के एग्जाम्स में सीधे देखने को मिलेंगे। किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ये तो कई बार देखने को मिलेंगे दोस्तों। सबसे ज़्यादा होता है डायमंड का, हीरा का 2.42 के लगभग होती है, ठीक है ना, अप्रोक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे डी के साथ डायमंड। अगला देख लेते हैं दोस्तों। कहा गया है कि फ्रिंज की, देखो क्या क्या कहा गया है कि फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है। देखिए फ्रिंज विड्थ का जो सूत्र होता है दोस्तों ये होता है बीटा बराबर d λ/d। क्या होता है d λ/d, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाती है। तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है कि एक प्रकाश वर्ष, देखिए सबसे पहले जानते हैं एक प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होती है। तो ये दूरी का मात्रक है और दूरी का बड़ा मात्रक होता है, ठीक है ना, बड़ा मात्रक होती है। ये पारसेक भी होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर जो होता है वो 9.46 गुने 10 के पावर क्या होता है, 10 के पावर आपको 15 मीटर, कितना होता है 10 के पावर 15 मीटर के बराबर। और यहीं कभी कभी आपको किलोमीटर दे दिया जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर 12 किलोमीटर। इतना तो सेम रहेगा 9.46, उसके बाद मीटर रहेगा, सेंटीमीटर में रहेगा तो और यहाँ पे बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए चीज़ आपको याद रखनी होगी, मीटर वाला किलोमीटर वाला वो बदल जाएगा, ठीक है। किसी एक को याद रखोगे तो आप आसानी से बना लोगे। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ए 9.46 गुना 10 के पावर 15। 22 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। तो पानी का अपवर्तनांक भाई कितना होता है, जैसे हीरा का होता है 2.42, उसी तरीके से पानी का अपवर्तनांक कितना होता है। अपवर्तनांक हम लोग म्यू से निरूपित करते हैं, सिंबल है म्यू। तो सही उत्तर हो जाएगा म्यू का मान, मतलब अपवर्तनांक का मान जो होता है 1.33 होता है लगभग में, ठीक है। तो ये पानी का अपवर्तनांक हो गया।
तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 22 का। चलिए 23 नंबर देख लेते हैं कि सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है वो कितनी होती है। तो हम लोग जानते हैं 25 सेंटीमीटर होता है दोस्तों, ठीक है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, शॉर्टेस्ट लेंथ जो होता है, लीस्ट डिस्टेंस, वो होता है नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर। अगला है 24 नंबर के निम्नलिखित में से कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण है। तो प्रकाश के रंग के लिए जो मुख्य कारण यहाँ पे बताया गया, तरंग दैर्ध्य, वेग, कला या फिर आयाम, तो वो होता है दोस्तों आपका तरंग दैर्ध्य, मतलब वेवलेंथ कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर 24 का क्या हो जाएगा, ए। प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारण वेवलेंथ को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन आवेश रहित है। आवेश रहित मतलब आवेश उसमें नहीं है, चार्जेज नहीं रहेंगे। अल्फा कण, बीटा कण, प्रोटॉन, ये सभी पे है दोस्तों, लेकिन फोटोन कौन जो होता है ना, फोटोन कौन, इस पर कोई भी चार्ज नहीं होती है ना, नोट चार्ज होती है, चार्ज इस पर नहीं होता, मतलब आवेश जो है वो नहीं होती है, ठीक है। तो 25 का क्या हो जाएगा, सी। अगला देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। देखिए ऊर्जा का एसआई मात्रक अगर पूछा जाए ना, एसआई यूनिट, तो वो होता है आपका जूल। अगर व्यवहारिक मात्रक पूछा जाए, व्यवहारिक मात्रक मतलब कमर्शियल यूनिट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, किलोवाट घंटा हो गया, ये सारे दोनों का यूनिट दोस्तों आपका एनर्जी का है। किसका है, एनर्जी का। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 26 का क्या हो जाएगा, डी। चलिए 27 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो फोटोन की जो ऊर्जा के लिए यहाँ पे सही हो जाएगी, वो आपका यहाँ पे बताना है दोस्तों। वो जगह hc/λ, क्या हो जाएगा, hc/λ सूत्र है कि फोटोन की ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर 27 का बी। 28 नंबर देखते हैं, कहा गया है कि U-238-92 में न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। देखिए न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग को 238 में से आपको 92 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की परमाणु संख्या आपको घटानी है द्रव्यमान संख्या में से, वो तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी। ये हो जाएगा लगभग 146। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, यही आपको राइट हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है, कौन सा सही है ये बताना है दोस्तों। तो बताओ कौन सा सही है। यहाँ पे दार्शनिक टू बाइनरी वाला है, तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे 2 के 4 निकालना है ना, तो 2 के पावर ये 0 हो गया, 2 के पावर 1 हो गया, 2 के पावर 2 हो गया, ठीक है। तो 2 के पावर 2 कितना होता है, 4, प्लस 2 के पावर 1, 2 गुने 0 0, और ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसका मतलब 4। तो ऑप्शन नंबर आपका ए ही सही है यहाँ पे, ठीक है ना। 4 को हम लोग बाइनरी में लिखेंगे 100, जैसे 4 को लिखेंगे कितना, 100 बाइनरी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 29 का ए। बाकी सारे गलती है दोस्तों, ये कोई और मान निकल जाएगा इन सब का। तो यहाँ पे 29 का जो सही उत्तर ए के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं कि द्विआधारी योग, बाइनरी जो एडिशन होता है ना, जैसे 0 और 1 का ही प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो 1 + 1 के जो बराबर होता है वो आपको बताना है। तो 1 + 1 के जो बराबर अगर हम लोग बोलेंगे दोस्तों, तो वो आपका 1 0 के बराबर ही होगा, 10 के बराबर, ठीक है, 1 + 1। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 30 का सी। अगला देख लेते हैं कि और गेट के लिए बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए नंद गेट के लिए होगा, एंड गेट के लिए होगा, नॉट गेट के लिए होगा, नंद गेट के लिए होगा, और गेट के लिए। चारों गेट दोस्तों 3 तो बेसिक होते हैं, लेकिन नंद गेट भी पूछा जाता रहा है। और गेट के लिए बताइए, यहाँ पे बुलियन व्यंजक पूछा गया था। और गेट के लिए होता है सिंपल a + b = c होता है, इसमें रेकरिंग और ये वाला नहीं होता है, डॉट वाला, ठीक है। 32 है कि चुंबकशीलता होता है। तो चुंबकशीलता जो होता है, परमिबिलिटी, वो क्या होता है, देखिए जिसको हम लोग म्यू से निरूपित करते हैं, तो म्यू का मान होता है आपका b/h, क्या होता है, b/h, ठीक है। तो 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए 33 देखते हैं कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। देखिए इस तरह के प्रश्न को आप लोग समझ जाओ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए। मान लो दोस्तों कि ये आपका यहाँ पे ये आपका क्या है, पृथ्वी है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको खींचा ये आपको क्या है, इक्वेटर है, जिसको हम लोग ई से निरूपित कर, और ये आपको नॉर्थ पोल हुआ, ये आपको साउथ पोल हुआ, ठीक है। इक्वेटर पर नमन कोण का मान दोस्तों 0 डिग्री होता है, ठीक है। और पोल पे, दोनों पोल पे, पोल जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, 90 डिग्री होती है। अब बताओ चुंबकीय ध्रुवों पर नमन कोण का मान कितना होगा, 90 डिग्री होगी, ठीक है। और इक्वेटर पर कभी कभी चुंबकीय ध्रुव नहीं देके विषुवत रेखा पर पूछ दिया जाएगा, तो ये होता है आपको विषुवत रेखा पर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आप लोग को 3 बता दिए हैं, ठीक है। ये होता है विषुवत रेखा पर, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 33 का सी करेक्ट हो जाएगी, 90 डिग्री, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया कि चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई Lg, चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध जो होता है क्या होता है। देखिए ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई में जो होता है, याद रखिएगा,
LM जो होता है मतलब चुंबकीय लंबाई जो होता है दोस्तों, और इसका जो LG होता है ज्यामितीय लंबाई का, उसका अनुपात होता है आपका 5/6। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6LM बराबर 5LG के बराबर होती है। 6LM बराबर 5LG। तो देख लेते हैं यहाँ पे LM बराबर, तो LM बराबर निकालेंगे यहाँ से, क्या हो जाएगा, 5/6 और LG हो जाएगी। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा, 34 का ए। स्टार लगा लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 35 देखते हैं कि एक्स किरणों के तरंग दैर्ध्य का जो मान होता है वो कितना होता है। देखिए एक्स किरणों के जो तरंग दैर्ध्य का मान होता है वो लगभग 10⁻⁻7 मीटर के बराबर होती है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, 35 का ए, अबाउट 10⁻⁻7 मीटर होता है। ठीक है। जब एक्स अक्ष की दिशा में हो तो समविभवी होगा वाई जेड तल में। जब आपको वाई अक्ष में पूछा जाए तो ये हो जाएगा आपका एक्स जेड तल में, और जेड अक्ष पूछा जाए तो ये हो जाएगा एक्स वाई तल में। समझ में, जो अक्ष पूछा जाए उसको हटा के बाकी तल हो जाएगा। जैसे एक्स अक्ष पूछा गया था तो वाई जेड तल में। ठीक है। देखो यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, तो ये दोनों नहीं होगा। ठीक है ना। ये होता है जेड अक्ष के, ये जेड अक्ष की दिशा में, और ये होता है आपका वाई अक्ष की दिशा में। तो इस तरीके के प्रश्न जब भी पूछा जाएगा दोस्तों तो आप लोग बना पाओगे, मुझे उम्मीद हो गया है। इस तरह के प्रश्न 1 नंबर आपको कन्फर्म है, रहेगा ही रहेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। कहा गया कि एक रेडियो एक्टिव तत्व की जो अर्ध आयु है, हाफ एज जो है यहाँ पे, हाफ लाइफ ऑफ पीरियड, वो है 1600 वर्ष। कितना है, 1600 वर्ष है। ठीक है। इसकी मध्य आयु कितनी होगी। देखिए दोस्तों, हाफ लाइफ निकाला है टी हाफ। ठीक है ना। मध्य आयु निकालना है आप लोग को। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे ना 0.693 आप लोग जानते होंगे दोस्तों, 0.693। इसमें हम लोग 1600 में 0.693 से क्या करेंगे, हम लोग भागा दे देंगे। ठीक है। जो आएगा वही इसका क्या होगा, माध्य आयु होगा। क्या होगा, एवरेज लाइफ होगा, एवरेज एज। ठीक है। ये हो जाएगा लगभग 2308 पॉइंट कुछ कुछ होता है। इसको हम लोग लगभग में क्या लिखेंगे, 2309 वर्ष। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। सिंपल प्रश्न है दोस्तों। हो सकता है आपको यहाँ से अंक चेंज कर दे, तो आप क्या करोगे, 0.693 उसमें भागा दे दोगे। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, 3rd नंबर। अंत तक देखना दोस्तों, एक एक प्रश्न मैं आप लोग को बता रहा हूँ, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है ना, एग्जाम्स के लिए। किसी अर्धचालक का तापमान गुणांक का जो मान होता है वो क्या होता है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या फिर अनंत। देखिए किसी भी अर्धचालक का जो तापमान गुणांक होता है वो आपका दोस्तों ऋणात्मक कहलाता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है, निगेटिव होती है। तो सही उत्तर 3 का क्या हो जाएगा, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 4th नंबर। कहा गया कि लेजर क्रिया के लिए आवश्यक क्या है। देखिए लेजर एक्शन जो होता है, लेजर के लिए आवश्यक चीज उच्च ताप होता है, अर्धचालक होता है, उच्च दाब या फिर संख्या परिवर्तन। देखिए लेजर क्रिया के लिए जो आवश्यक होता है ना वो संख्या परिवर्तन है, पॉपुलेशन इन्वर्सन। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संख्या परिवर्तन। 4 का सही उत्तर डी। पूछा गया प्रश्न था, स्टार लगा लो, पूछा जाएगा। ठीक है। अगला देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार किस लिए रखा जाता है। परतदार रखा जाता है दोस्तों, लेमिनेट किया जाता है कोर को, कोर ऑफ द ट्रांसफार्मर को। ठीक है। ऊर्जा क्षय कम करने के लिए, मात्रा क्षय कम करने के लिए, आवेश क्षय कम करने के लिए, या फिर इनमें से कोने। देखिए सही उत्तर हो जाएगा इसका, ऊर्जा क्षय को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 5 का ए सही उत्तर हो जाएगी। 6 नंबर देख लेते हैं, थोड़ा सा फास्ट हम लोग करते हैं दोस्तों, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के लिए जो कौन सी राशि समान होती है। देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है ये पदार्थ के मौलिक कण है दोस्तों, बेसिक पार्टिकल है। इसमें कौन सा राशि जो समान होती है, द्रव्यमान, आवेश, संवेग या फिर ऊर्जा। देखिए इसमें जो राशि जो होती है वो संवेग जो होता है, मोमेंटम आपका, जिसको हम लोग पी से निरूपित करते हैं, वो आपका समान होती है। ठीक है ना। ये संवेग जो राशि है ना तीनों में समान होती है। तो ऑप्शन नंबर 6 का सी के साथ चलेंगे। अगला देख लेते हैं 7 नंबर, कि नाभिकी की खोज किसने किया था, मतलब न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय। देखिए नाभिकी की जो खोज किया था वो किया था रदरफोर्ड ने। किसने, रदरफोर्ड ने। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 7 का सी। 8 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कण विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र एक साथ एक ही समय पर एक ही समय रहने पर अचर वेग से किया जा सकता है। कौन सा कण ऐसा है जो विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों को एक ही साथ एक ही समय रहने पर अचर वेग से प्राप्त जो है वो किया जा सकता है। यही प्रश्न है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, फोटोन या फिर सभी। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका फोटोन। क्या हो जाएगा, 8 का सी के साथ चलना है, फोटोन। चलिए अगला देख लेते हैं 9 नंबर। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। तो देखिए पदार्थ प्रकाश के कण प्रकृति को, ठीक है ना, यहाँ पे प्रैक्टिकल नेचर ऑफ लाइट को यहाँ पे बोला गया है ना, कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। व्यतिकरण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, या फिर प्रकाश का ध्रुवण, या फिर कैथोड किरण का निकलना। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यही आपको प्रकाश के कण प्रकृति को प्रदर्शित करता है। ठीक है, ये घटना। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाए, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है। 10 नंबर, ये तो बहुत ही वीवी है दोस्तों, और हर सेट में, हर एग्जाम्स में, हर प्रीवियस ईयर्स में देखने को मिलेंगे कि भाई पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है, एंगल ऑफ मोमेंट, मिनिमम डेविएशन फॉर अ थीन प्रिज्म इज। तो देखिए म्यू -1 इंटू क्या होता है, ए होता है म्यू -1। ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका
सी हो जाएगा 10 का सी म्यू माइनस 1 इंटू ए। 11 नंबर है कि कांच के समानांतर सतह की पट्टी का फोकस दूरी जो होती है कितनी होती है। देखिए फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज अनंत, क्या होता है यहाँ पे अनंत होती है, इनफाइनाइट होती है। तो ऑप्शन नंबर 11 का भी बी सही उत्तर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं। अब देखिए हीरा के लिए क्रांति कौन। देखिए दोस्तों 3 तरह के पूछे जाते हैं आप सभी के एग्जाम में, और तीनों दोस्तों एक न एक एग्जाम से आप लोगों से पूछ जाएगा। एक हीरा का, एक कांच का, ठीक है, और एक आपका पानी का। तीनों का आप लोगों को याद रखना है। जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि हीरा के लिए क्रांति कोण कितना होता है तो हीरा के लिए दोस्तों क्रांति कोण होता है 24.41 डिग्री। क्या होता है 24.41 डिग्री, ठीक है। और ये होता है आपका पानी के लिए, क्या होता है ये पानी के लिए, ठीक है। तो तीनों ये आप लोग को याद रखना है, कांच, पानी और हीरा, ये तीनों चीज़ आप लोगों को क्रांति कोण किसी न किसी कोई ना कोई एक पूछा जाएगा आपको। जैसे यहाँ पे हीरा के लिए पूछा गया था तो 12 का सही उत्तर क्या हो जाएगा ए। चलिए 13 नंबर देख लेते हैं कि अवरोध के किनारे प्रकाश का मुड़ना कहलाता है। देखिए अवरोध के किनारे प्रकाश का जो मुड़ना कहलाता है उसको हम लोग बोलते हैं डिफ्रैक्शन दोस्तों, क्या बोलते हैं विवर्तन, क्या बोलते हैं विवर्तन। ऑप्शन नंबर आपको 13 का बी के साथ चला है, विवर्तन कहते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं 40 नंबर कि सामान्य समायोजन में एक सरल सूक्ष्मदर्शी की जो आवर्धन क्षमता होती है, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, ये होता है आपका 1+d/f, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे ए इज द राइट आंसर हो जाएगा 14 का सही उत्तर। चलिए 15 नंबर देख लेते हैं कि 4 डायोप्टर क्षमता के लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। क्या दिया गया है, डायोप्टर का मान दे दिया गया है आपको 4 डायोप्टर, ठीक है, और हमको फोकस दूरी निकालना है क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों डी बराबर होता है 1/f या फिर f बराबर होता है 1/d, ठीक है। तो डी का मान कितना यहाँ पे 4 है, तो हम लोग सेंटीमीटर में निकालेंगे या फिर मीटर में। देखो अगर हम लोग सेंटीमीटर में निकालेंगे तो 100/4 हो जाएगा, तो ये 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो 25 सेंटीमीटर है, कहीं ऑप्शंस में नहीं है, तो यहाँ पे 0.25 है, ये गलत है। इसको हम लोग 25 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 100 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा 0.25 मीटर। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। 4 का क्या हो जाएगा ए, यहाँ सॉरी 15 का ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। सिंपल प्रश्न था। अगला देख लेते हैं प्रोटोन का विराम द्रव्यमान क्या आता है, द रेस्ट मास ऑफ प्रोटोन इज। देखिए प्रोटोन का जो विराम द्रव्यमान है, रेस्ट मास है, वो 0 होती है। क्या होती है 0। ऑप्शन नंबर 16 का सही उत्तर ये हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 17 नंबर कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसके संरक्षण का परिणाम है। बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों कि फैराडे का एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है जो किसके संरक्षण का परिणाम है, ठीक है, वो आपको बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे 17 का एनर्जी का दोस्तों, है ना, ऊर्जा संरक्षण का ये परिणाम है चुंबकीय प्रेरण का नियम। बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, 17 का सही उत्तर हो जाएगा बी एनर्जी। अगला देख लेते हैं 80 नंबर कि गर्म करने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध क्या होता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स ऑफ रेसिस्टेंस यहाँ पे ऑन हीटिंग, हीट देने पर गर्म करने पर अर्धचालकों का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होगा। देखिए किसी भी चीज़ को अगर हम लोग गर्म कर देंगे अर्धचालक पदार्थ को, अर्धचालक का कोई भी तत्व को, तो उसका प्रतिरोध जो होगा वो डिक्रीजेज होगा। क्या होगा डिक्रीजेज होगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा 18 का ए। चलो 19 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक हो। ये देखिए क्लास 10th 9th से भी आप लोग पढ़ रहे होंगे कि हीरा का जो सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक होता है दुनिया में, ठीक है, दुनिया में जितने भी तत्व है पदार्थ है उसमें सबसे ज़्यादा हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 के आसपास। क्या था 2.42 के आसपास होता है। तो 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा सी। अगला देख लेते हैं कि मानव नेत्र का विभेदन क्षमता होता है। देखिए मानव नेत्र का जो विभेदन क्षमता होता है, द रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ ह्यूमन आइज, ये पूछा गया प्रश्न दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा 60 सेकेंड। क्या हो जाएगा 60 सेकेंड। 20 का बी आपका सही उत्तर। अगला देख लेते हैं कि नंद गेट के लिए बुलियन व्यंजक। देखिए 3 तरह के बेसिक गेट होते हैं और यहाँ पे चारों में से किसी न किसी एक चीज़ का आपको बुलियन व्यंजक जो है पूछ लिया जाएगा। हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो एक चीज़ आपको याद रखना है। यहाँ पे नंद गेट पूछ दिया गया है, तो नंद गेट का बुलियन व्यंजक होता है A.B के ऊपर रेकरिंग बराबर होता है Y, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, ठीक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा 21 का ए। अगला देख लेते हैं 22 नंबर की 1 किलोग्राम मात्रा के तुल्य ऊर्जा लगभग कितनी होती है। देखिए 1 किलोग्राम मात्रा का तुल्य ऊर्जा लगभग होता है दोस्तों 10 के पावर 17 जूल के बराबर। किसके 17 जूल के बराबर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 22 का सी। ये आपको याद रखना होगा कि 1 किलोग्राम मात्रा तुल्य की ऊर्जा जो है लगभग कितनी होती है, वो 10 के पावर 17 जूल, ठीक है ना, उसको जूल में बदलना होगा। तो ये 10 के पावर 7 जूल के बराबर आ जाता है, इक्विवेलेंट हो जाती है। 23 नंबर है कि सूर्य की ऊर्जा का क्या कारण है। देखिए सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है वो नाभिकीय संलयन है दोस्तों, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलना है, न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर 23 का क्या हो जाएगा बी। सूर्य का जो विकिरण है, किरण जो है, वो नाभिकीय संलयन के द्वारा ही हम लोगों के पास पहुंचता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 23 का बी।
निम्नलिखित में से किसका वेधन क्षमता अधिकतम होती है? तो देखिए वेधन क्षमता की अगर बात करेंगे सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, वो था आपका गामा रेज का। किसके? गामा रेज का। तो 24 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी। बहुत ही शानदार प्रश्न है, गामा रेज। अगला देख लेते हैं 25 नंबर की, ट्रांजिस्टर में पी एन जंक्शन की संख्या कितनी होती है? तो देखिए ट्रांजिस्टर में जो होती है पी एन जंक्शन, उसकी संख्या की बात करेंगे तो वो 2 होती है। कितनी होती है? 2 होती है। तो ऑप्शन नंबर 25 का भी सही उत्तर बी के साथ चलना है। 26 नंबर देख लेते हैं कि अल्फा कण जो होता है वो क्या होता है? देखिए अल्फा कण जो होता है वो आपका हीलियम न्यूक्लियस है दोस्तों, हीलियम का नाभिक होता है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 26 का ए, हीलियम नाभिक। अल्फा कण हीलियम नाभिक। अगला देख लेते हैं 27 नंबर कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है किस पे? देखिए उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा निर्भर करती है वो निर्भर करती है प्रकाश के वेवलेंथ पे, ठीक ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पे उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। दोस्तों इस तरीके के प्रश्न मैं आप लोगों को कई बार यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। सारे जितने भी मैंने आप लोगों को बताया कि 300 प्लस प्रश्न मैं आप लोग के लेकर आ रहा हूँ, एक ही वीडियो में मैं आप लोग को डाल दूंगा ताकि सभी प्रश्न आपको एक ही जगह मिल जाए, ठीक है। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों चैनल को, ताकि इसी तरीके से नया पार्ट लेकर आएगा, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। अब 28 नंबर है दोस्तों, और ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे समान मानव आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, कहीं कहीं आप लोगों को न्यूनतम फोकस दूरी देखने को मिलेंगे, तो फोकस दूरी वाला में अलग आंसर हो जाती है, ठीक है ना। उसमें भी आपको 25 सेंटीमीटर दिया रहेगा, जो गलत हो जाएगी। तो 28 का क्या हो जाएगा? सही उत्तर सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 29 नंबर की, एक उत्तल लेंस का ऊपरी आधा भाग को अगर काला कर दिया जाता है तो उसके सामने रखी वस्तु के जो प्रतिबिंब होगा, बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रख लीजिएगा। जब इस तरह के प्रश्न उत्तल लेंस को, मान लो कि ये उत्तल लेंस है, इसके आधे भाग को अगर काले रंग से हम लोग यहाँ पे काले रंग से अगर इसको क्या किए, घेर दिया, आधा भाग को काला कर दिया गया है, तो उसके सामने रखी वस्तु के जो प्रतिबिंब होगा ना, वो क्या होगा? उसकी तीव्रता घटेगी, इंटेंसिटी जो है उसकी रिड्यूसेज होगी। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 29 का सी करेक्ट हो जाएगी। तीव्रता जो है घटेगी, आकार से कोई फर्क नहीं इसको नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीव्रता जो है वो घटेगी सिर्फ। अगला है 30 नंबर की, एक समान फोकस दूरी f के दो लेंस संपर्क में समान प्रधान अक्ष पर रखा जाए तो समतुल्य फोकस दूरी क्या होगी? तो उसी तरीके से जैसे 1/f हम लोग निकालते हैं दोस्तों, तो 1/, ये f1 हो जाएगा और ये 1/f2 हो जाएगी। समझ में आ रही ना? तो ये हो जाएगा आपका f1 प्लस f2 बटा में f1n2 f2, ठीक है। तो ये ऊपर में चला जाता है आप लोगों का, तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? f/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? f/2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो है ये करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं यहाँ पे कि फैराडे नियतांक का मात्रक क्या होता है। देखिए फैराडे नियतांक का जो मात्रक होता है वो कूलम्ब पर मोल होता है। क्या होता है? कूलम्ब पर मोल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी। 31 का क्या हो जाएगा? बी यहाँ पे सही उत्तर। 32 देख लेते हैं कि चोक कुंडली का शक्ति गुणांक होता है। देखिए चोक कुंडली का शक्ति गुणांक जो होता है वो 0 के बराबर होती है। सही उत्तर द पावर फैक्टर ऑफ चोक कॉइल इज, ऑप्शन नंबर 32 का ए करेक्ट। चलिए 33 नंबर देख लेते हैं कि समान प्रतिरोध वाले n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम तथा समांतर क्रम संयोजन से प्राप्त समतुल्य प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है। देखिए एक बार हम लोग क्या करेंगे, और प्रतिरोध वाले हैं, इसका मतलब धारा से रिलेटेड है दोस्तों, ठीक है ना, धारिता से नहीं है, धारा से, ठीक है ना। तो n प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, तो सबसे पहले हम लोग श्रेणी क्रम का जो n प्रतिरोध है उसका करेंगे, उसके बाद समांतर क्रम वाला, ठीक है। दोनों का जो अनुपात होगा ना, दोनों का जो अनुपात होगा दोस्तों वो आपका n² के बराबर हो जाएगी। किसके बराबर हो जाएगा? n। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों अगर मान लो कि n प्रतिरोधों का जो प्रतिरोध है, n प्रतिरोध वाले, उसका श्रेणी क्रम अगर निकालेंगे तो वो n के बराबर ही हो जाता है। किसके बराबर? n के बराबर ही, ठीक है। और समांतर क्रम में ये होता है 1/n के बराबर, तो ये n जो है ऊपर चला जाएगा तो ये n² के इक्वल हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न था, कई बार देखने को मिलेंगे ये प्रश्न। सही उत्तर 33 का बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 34 नंबर कि जब कोई श्वेत प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजरती है तो किस रंग के लिए विचलन कोण का मान सबसे अधिकतम होता है। देखिए प्रिज्म से अगर गुजरती है ना तो विचलन कोण का मान सबसे अधिकतम होता है बैगनी रंग का, और सबसे कम होता, सबसे ज़्यादा होता है इसका। देखो ना, मान लो कि ये प्रिज्म है, ठीक है ना, विचलन मतलब सबसे ज़्यादा विचलित कौन सा होता है। देखो यहाँ से किए हम 7 रंगों में आपका विभक्त हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी होता है और यहाँ पे रेड होता है। देखिए सब ये मान लो ये विचलन कोण हुआ, विचलन कोण, ठीक है, विचलित हुआ तो सबसे कम कौन सा हुआ? रेड हुआ, ऊपर में जो रहेगा सबसे कम होगा। सबसे नीचे कौन सा होगा? बैंगनी होगा। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे? 34 का बी सही उत्तर। 35 देख लेते हैं कि दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तो समतुल्य लेंस जो होगा वो क्या होगा। देखिए जब दो उत्तल लेंस परस्पर संपर्क में है तब भी समतुल्य लेंस इसका जो है उत्तल ही होगा, कन्वेक्स ही होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
बी करेक्ट हो जाएगा। मान लो कि ये उत्तल लेंस है आपका और साथ में इसका की जो दिशा होती है वो क्या होती है, देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग के जो संचरण की दिशा होती है दोस्तों, याद रखिएगा ई क्रॉस बी वेक्टर के समानांतर होता है, पैरेलल होता है। ई क्रॉस बी वेक्टर जो ऑप्शन नंबर डी में है यही करेक्ट हो जाएगी, एक का डी। देखिए याद रखिएगा पैरेलल टू ई क्रॉस बी, बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, स्टार लगा लो, 100% ये रहेंगे। अगला देखते हैं सेकंड नंबर के किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है वो कितना होता है। देखिए द वैल्यू ऑफ चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों कितना चार्ज होता है यही पूछा गया है। ये होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस क्या होता है 19 कूलम, क्या होता है दोस्तों माइनस 19 कूलम, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। माइनस 1.6 होता है लेकिन प्लस यहाँ पे सभी में ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा। यही किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान होता है, दो का बी, ये भी प्रश्न पूछा जाता रहा है। सबके थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्लांक नियतांक का जो बीमा होती है। देखिए एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, अंत तक सभी देखना, वीडियोज को अंत तक सभी देखना, एक एक प्रश्न रट लो, ठीक है ना, बहुत ही वीवीआई है। प्लांक नियतांक की जो बीमा होती है, प्लांक कांस्टेंट की जो बीमा डायमेंशन होती है वो आप लोगों से पूछा गया है। ये होता है आपका ml2 t के पावर -1, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है, याद रख लीजिए। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, समय कम है इसलिए थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं। अब निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सा सही है, तो देखिए अल्फा कण के लिए जो सही है यहाँ पे वो हो जाएगा दोस्तों आपका 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 का बी, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन अल्फा कण के लिए सही है, ठीक है ना। तो चलिए अल्फा पार्टिकल 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। अगला है फिफ्थ नंबर कि कैथोड किरणें जो समूह होती है वो क्या होते हैं। देखिए कैथोड किरणें के जो समूह होते हैं ना वो होते हैं आपका दोस्तों इलेक्ट्रॉनों के, क्या होता है इलेक्ट्रॉनों के समूह होता है कैथोड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 5 का ए करेक्ट हो जाएगी, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये। चलिए 6 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किर्चहॉफ के प्रथम नियम से में संरक्षित रहता है। देखिए कंजर्व जो रहता है किर्चहॉफ फर्स्ट लॉ में कौन सा रहता है, ऊर्जा रहता है, संवेग रहता है, आवेश रहता है या फिर द्रव्यमान रहता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका आवेश रहता है, ठीक है ना। क्या रहता है किर्चहॉफ के प्रथम लॉ में, फर्स्ट लॉ में जो कंजर्व रहता है संरक्षित रहता है वो होता है दोस्तों आपका चार्ज, क्या होता है चार्ज रहता है। तो ऑप्शन नंबर 6 का बी। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए 1 किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा सबसे पहले जानते हैं किसका मात्रक है व्यवहारिक, तो ऊर्जा का है ना, ऊर्जा का व्यवहारिक मात्रक है किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है दोस्तों ये होता है आपका 3.6 गुने क्या होता है 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगी। 7 का क्या हो जाएगा ए। 8 नंबर है कि आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध, देखिए आइडियल वोल्ट मीटर का जो रेसिस्टेंस होता है ना ये आपको बताना है, ये होता है इनफाइनाइट, क्या होता है इनफाइनाइट, अनंत होती है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है। अगला देख लेते हैं स्व प्रेरकत्व का ऐसा है मात्रा, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस हो या फिर इंडक्टेंस हो, दोनों का मात्रक कूलम, वोल्ट, ओम या फिर हेनरी। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे हेनरी होता है, क्या होता है हेनरी, जिसको हम लोग एच से निरूपित करते हैं, हेनरी हो जाएगी सही उत्तर। अगला देख लेते हैं 10 नंबर, कहा गया कि प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान होता है। देखिए पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट दिया गया है 220 वोल्ट, ठीक है ना। तो शिखर धारा का जो मान होता है बहुत ही वीवीआई है, स्टार लगा लो, ये 100% रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। इसका फार्मूला भी पूछा जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 220 इंटू √2 होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 220 √2 वोल्ट शिखर मान का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है ना। √2 गुने शिखर धारा होता है यहाँ पे, शिखर धारा का मान जो भी दिया गया है यहाँ पे प्रत्यावर्ती परिपथ में अल्टरनेटिंग करंट में। 10 का बी। अगला देख लेते हैं 11 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है। देखिए ये प्रश्न 100% रहेंगे, है ना, इसी टाइप के रहेंगे या फिर इससे जुड़े जो रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। देखिए हम लोग जानते हैं एक होता है दोस्तों P बराबर वी आई, क्या होता है P बराबर वी आई, और एक होता है V बराबर आई आर। इसी दोनों फार्मूला के मदद से हम लोग P का मान निकालेंगे, मतलब विद्युत शक्ति का। अगर P बराबर वी आई दिया रहेगा तो वी आई आंसर हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से V बराबर आई आर, V का मान आई आर देंगे यहाँ पे। तो देखिए ये हो जाएगा आई आर गुने आई, ये हो जाएगा आपका आई स्क्वायर आर। देखते हैं आई स्क्वायर आर है नहीं है, ये भी फार्मूला होगा, ठीक है ना सही। अब देखते हैं P बराबर, यहाँ से हम लोग आई का मान निकाल सकते हैं V बटा आर। तो हम लोग क्या करेंगे V को रहने देंगे और आई के जगह पे V बटा आर लिख देंगे, तो ये हो जाएगा V² अपॉन आर। देख लेते हैं ये ऑप्शन में है क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है, यही करेक्ट हो जाएगा 11 का सी। देखिए ये प्रश्न आप सभी को एग्जाम्स में रहेंगे और ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद रख लेना, V बराबर आई आर और P बराबर वी आई, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहा गया 12 नंबर, कहा गया है कि कांच के समानांतर सतह की पट्टिका का फोकस दूरी जो होता है कितना होता है। देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, फोकल लेंथ ऑफ पैरेलल साइडेड ग्लास स्लैब इज। देखिए कांच के समांतर सतह की पट्टी का जो फोकस दूरी होगा वो अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। तो क्या हो जाएगा 12 का सही उत्तर बी आपका करेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इनफाइनाइटी। अगला देख लेते हैं 13 नंबर, कहा गया कि रचनात्मक व्यतिकरण के लिए कलांतर जो होता है फेज डिफरेंस ऑफ
फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसी, बहुत ही शानदार प्रश्न है दोस्तों, याद रखिएगा। फाई बराबर होता है आपका 2n पाई, क्या होता है 2n पाई। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है, राइट आंसर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, जल के लिए क्रांति कौन। मैंने आप लोग को बताया था दोस्तों, कांच के लिए और हीरा के लिए, ठीक है। इस तीनों को आप लोग को याद रखना है, एक न एक आप लोग के एग्जाम में पूछ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे जल के लिए पूछा गया है, तो जल का जो क्रांति कोण होता है वो आपको बताना है, तो ये होता है 48.75 डिग्री, ठीक है। क्या होता है 48.75 डिग्री। ऑप्शन नंबर 14 का डी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। और ये हीरा का होता है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर, यदि हवा में प्रकाश का वेग va है, वेलोसिटी ऑफ एयर, और पानी में प्रकाश का वेग vw, वेलोसिटी ऑफ यहाँ पे w वाटर हो, तब क्या होगा, क्या रिलेशन बनेगा, संबंध बनेगा। देखिए हमेशा याद रखिएगा, जो प्रकाश का वेग है हवा में सबसे ज़्यादा होगा पानी के अपेक्षा, ठीक है। तो ये वाला साइन देखना, भी ए के इधर घुमा घुमा हुआ रहेगा, ठीक है, भी ए के तरफ। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में ही है, भी ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी इज द राइट हो जाएगी। चलिए 16 नंबर देख लेते हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न था दोस्तों, याद रखिएगा। प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि नहीं बदलता है। देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को मैथमेटिक्स से बताए हैं, सभी लगभग लगभग लड़ चुके हैं, ठीक है ना। केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में भी लड़ेंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। और सारे प्रश्न दोस्तों जितने भी बता रहा हूँ सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। अगला है कि प्रकाश के अपवर्तन में कौन सी राशि नहीं बदलती है ना, तीव्रता, वेग, तरंगदैर्घ्य या फिर आवृत्ति, तो उसको बोलते हैं आवृत्ति। फ्रीक्वेंसी दोस्तों नहीं बदलती है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी। चलिए 17 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहा गया है 17 नंबर में कि पतले प्रिज्म, देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, और लिख लो, ये प्रश्न आएंगे ही आएंगे, कि पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण का जो मान होता है वो μ-1 × a वाला होगा। क्या होगा, सूत्र होता है μ-1 × a, ठीक है ना। ये रिलेशन होता है पतले विचलन कोण का, पतले प्रिज्म द्वारा न्यूनतम विचलन कोण। 18 नंबर है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर दिया गया है, तो इसकी शक्ति क्या होगी। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी कहा गया 1 मीटर, तो ये हम लोग जानते हैं उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी है, तो मुख्य फोकस वो पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए +1 मीटर दिया गया है। तो इसकी शक्ति, तो पावर ऑफ डायरेक्टर यहाँ पे पूछा गया है ना, पावर पूछा गया है दोस्तों इसका, तो ये हो जाएगा आपका 1 क्या हो जाएगा, मतलब 1/f। तो 1/f कितना है 1, तो ये हो जाएगा 1 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। अगर यही 100 मीटर आता तो ये हो जाता आपका कितना, ये अलग हो जाता, ठीक है ना। इसका आंसर 100 यहाँ पे हो जाता, ठीक ना। 1 मीटर जगह पे 100 रहता, तब 100 डायोप्टर हो जाता, लेकिन मीटर दे दिया गया है इसलिए यहाँ पे 1 डायोप्टर सिर्फ होगा। अगला है कि हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है। बहुत ही शानदार प्रश्न है, हाइड्रोजन वर्णक्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है, तो उसका नाम है बामर सीरीज। क्या है, बामर सीरीज। अगला देख लेते हैं 20 नंबर, कहा गया कि किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर में यदि प्राइमरी और सेकेंडरी कुंडली में क्रमशः N1 और N2 लपेटे हैं तब। देखो ये क्वेश्चन कई बार प्रश्न पूछ दिया गया है, हमेशा याद रखना, सेकेंडरी जो है वो प्राइमरी से बड़ा होता है, क्या होता है, ज़्यादा होता है। N2 जो है यहाँ पे ग्रेटर देन N1 होगा, तो 20 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 21 नंबर देख लेते हैं, द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। देखिए सही पूछ दिया जाता है, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना सीखो, ठीक है ना। क्या कहा गया है कि द्विआधारी योग के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। 0 + 0 0, 0 + 1 1, और यहाँ पे देखो 1 + 0 1 सही है, और 1 + 1 यहाँ पे देखो क्या कहा गया 10 होगा, जो यहाँ पे एक ही दिया गया है, तो ये आपका डी जो है 21 का ये गलत है, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी गलत है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 21 का डी गलत है। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा सही है। देखिए बाइनरी टू डेसिमल कई बार मैंने बताया आप सभी को, तो देख लेते हैं कौन सा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको अगर मान लो कि 2 के पावर 0 लिखते हैं, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, तो ये हो जाएगा 4, उसके बाद 4 2 6, और ये 2 के पावर 0 1 होगा, तो ये 4 2 6 1 7, यही उत्तर हो जाएगा 22 का सही उत्तर। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगी। देखिए ना बाइनरी टू डेसिमल हम लोगों ने सीखा है ना, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के पावर 2 4 होगा, 4 × 1, फिर प्लस 2 के पावर 1 2 × 1, फिर 2 के पावर 0 1 × 1, तो कितना हो जाएगा 7 ना। आता है ना बाइनरी टू डेसिमल, नहीं आता है तो सीख लो, 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला देख लेते हैं 23 नंबर की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो एनर्जी का पूछा जाता है बहुत बार। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो आपका होता है 1.6 × 10⁻⁻19 जूल के बराबर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। 1 टेस्ला का मान क्या होता है। देखिए 1 टेस्ला बराबर जो होता है वो होता है दोस्तों, आपको बताना है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा। कई बार देखने को मिलेंगे 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, 1 टेस्ला बोलते हैं।
अब देखो ये प्रश्न मैंने बताया है कि 1 किलोवाट आवर, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। 100% याद कर लो कि यही आएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 25 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 26 नंबर के, विभव मापी से निम्नलिखित में से कौन मापा जाता है? सेल का ईएमएफ मापते हैं। सेल का ईएमएफ किससे मापते हैं हम लोग? विभव मापी से, पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला देख लेते हैं कि प्रतिरोध के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? प्रतिरोधकता होता है, कभी कभी प्रतिरोधकता दे दिया जाएगा, ठीक है ना। तो जिसको प्रतिरोधकता अगर पूछा दिया जाए तो ये होता है RA/L हो जाएगा, ठीक है। अगर रेसिस्टेंस पूछा जाए तो ये हो जाएगा ρL/A, जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है, यही करेक्ट हो जाएगी इस ऑप्शन का, इस प्रश्न का आंसर, ठीक है। प्रतिरोध के लिए यही अगर प्रतिरोधकता दे दिया जाएगा तब आपका आंसर जो है अलग हो जाएगी, ये हो जाएगा तब, ठीक है। ये प्रतिरोधकता के लिए है, रेसिस्टिविटी के लिए, समझ में आ रही है ना बात। अगला है यहाँ पे 28 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? तो 1 एम्पियर बराबर होता है 10 के पावर 3 मिली एम्पियर। बहुत ही शानदार प्रश्न है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। और 1 मिली एम्पियर बराबर कितना होगा बताओ? 10 के पावर -3 एम्पियर। समझ में आ रही है ना, उल्टा 10 के पावर क्या हो जाएगा? -3। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पूछा जाता रहा, याद रखिएगा। एक करेक्ट हो जाएगी यहाँ पे। अगला देख लेते हैं कि एप्सिलॉन नोट के बराबर मान, ये कांस्टेंट वैल्यू है एप्सिलॉन नोट का, इसका जो मान होता है कांस्टेंट वैल्यू, ये होता है 8.854 गुने 10 के पावर -12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ये कांस्टेंट वैल्यू है, नियतांक होता है, ये तो याद रखना होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? देखिए -1.6 गुने 10 के पावर -19 कूलम होती है ना। देख लेते हैं किस ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में है, ठीक है। बहुत ही सिंपल प्रश्न था ये तो सभी को याद होना चाहिए। अगला है कि द्विआधारी संख्या का दार्शनिक संख्या निम्नलिखित में से कौन सा है? देखिए द्विआधारी संख्या यहाँ पे पूछा गया ना, तो 1 1 1 1 0 है, तो 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 और 2 के पावर यहाँ पे 4। तो 2 के पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। प्लस 2 के पावर 8 कितना, 2 के पावर 3 कितना होता है? 8 होता है। दो हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 16 गुने 1 16 ही होगा, 8 गुने 1 8 ही होगा, 2 दूनी 4, 4 गुने 1 4 प्लस 2 और ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। तो 16 8 24, 24 4 28, 28 2 30, तो 30 10। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है ये करेक्ट हो जाएगी। देखिए मैंने आप लोग को बताया 2 से 3 मार्क्स अगर चाहिए तो आज भी समय है। द्विआधारी संख्या से दार्शनिक और दार्शनिक से द्विआधारी संख्या सीख लो, 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, ठीक है। और मैंने आप लोग को बता भी दिया नॉर गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है। देखिए नॉर गेट का अगर बुलियन व्यंजक पूछा जाएगा दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका y बराबर a+b के ऊपर रेकरिंग। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है 32 का। अगला देख लेते हैं कि मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है वो कितनी होती है। देखिए मूल अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की जो ऊर्जा होती है दोस्तों, वो होता है आपका दोस्तों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो ऑप्शन नंबर आपका डी में है, यही करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 34 नंबर। कहा गया है कि अल्फा कण जो होता है वो हीलियम नाभिक होता है। बहुत ही सिंपल और रिपीटेड प्रश्न है, 34 का सी। चलिए 35 नंबर देखते हैं। यहाँ पे तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीटा किरणें होती है दोस्तों, बीटा पार्टिकल्स होती है, बीटा रेज होती है, जिसको हम लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगी 35 का। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल जो क्वेश्चंस किए हैं 1 से 35 तक किए हैं। टोटल मैंने आप लोग को बताया कई, इसका वैल्यू नियतांक जो है ना इसका, ये आपको बताना है। देखिए प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 का क्या हो जाएगा? सी। देखिए ये प्रश्न प्लांक नियतांक से रिलेटेड था और प्लांक नियतांक का जो मान होता है वो कांस्टेंट यहाँ पे वैल्यू जो पूछा गया है ये अक्सर पूछा जाता रहा है प्रीवियस ईयर्स में। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 का सी। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं, समय आप लोगों के पास कम, और मैं आप लोगों को यहाँ पे लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी देने वाला हूँ रात में, तो ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि आप लोगों को मिल सके। चलिए सेकंड नंबर प्रश्न है कि रेडियो एक्टिविटी के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं है। देखिए नाभिकीय घटना उपयुक्त है, परमाणुविक घटना भी उपयुक्त है, स्वतः स्फूर्त घटना भी, लेकिन प्राकृतिक घटना जो है ये रेडियो एक्टिविटी के लिए उपयुक्त नहीं है दोस्तों। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2 का यहाँ पे बी। याद रखिएगा नेचुरल फिनोमेना जो है ये आपका उपयुक्त नहीं है रेडियो एक्टिविटी के लिए। थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन श्रेणी पराबैंगनी परिसर में है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज इज इन अल्ट्रावायलेट रीजन। देखिए लाइमन सीरीज, पास्टन, बामर या फिर ब्रैकेट, तो सही उत्तर हो जाएगा 3 का ए। लाइमन सीरीज जो होता है ना वो पराबैंगनी परिसर में होती है, ठीक है ना, अल्ट्रावायलेट रीजन में। तो ऑप्शन नंबर लाइमन सीरीज हो जाएगी 3 का ए। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं कि चांदी का कार्यफलन जो होता है कितना होता है। देखिए बहुत ही भी प्रश्न है, चांदी का द वर्क फंक्शन ऑफ सिल्वर इज, ठीक है। तो चांदी का जो वर्क फलन होता है ये होता है आपका 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगी। अगला देखते हैं 5 नंबर कि अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है। देखिए रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों और कई बार देखने को मिलेंगे। अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना जो कहलाता है उसको हम लोग डिफ्रैक्शन बोलते हैं, डिफ्रैक्शन याद रखिएगा इंग्लिश में, जिसको हम लोग विवर्तन बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 5 का बी। दोस्तों
70 ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 35 का जवाब देना है। ठीक है, जिस पे आप लोगों को लगता है कि नहीं बनेगा उसको छोड़ते चले जाना है, और 70 में आसानी से 35 आप बना के लेकर आ सकते हो। ठीक है, जैसे आज आप लोगों ने किया है मैथमेटिक्स में, उसी तरीके से। अगला है कि किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। देखिए, कांच का अपवर्तनांक जो सबसे अधिक होता है दोस्तों, वो है आपका बैंगनी, और सबसे कम जो होता है वो होता है आपका लाल का। ठीक है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी 6 का। चलिए 7 नंबर देखते हैं यहाँ पे कि इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से प्रकाश की कौन सी घटना सही है। इंद्रधनुष, देखिए इंद्रधनुष के लिए दोस्तों डिस्पर्सन मतलब वर्ण विक्षेपण होना जरूरी है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 का सी हो जाएगा, वर्ण विक्षेपण होना जरूरी है इंद्रधनुष के लिए। समझ में आ रही ना, 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। चलिए 8 नंबर देख लेते हैं, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों। 25 सेंटीमीटर आप लोग 9th 10th 11th 12th सभी क्लास में पढ़ लिए होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि प्रकाशिक तंतु का मूल सिद्धांत क्या है। देखिए, प्रकाशिक तंतु का अगर मूल सिद्धांत पूछा जाएगा तो ये होता है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा। ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है, डी के साथ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला देखते हैं 10 नंबर, कहा गया कि दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस जो होता है। देखिए, दो संपर्कित उत्तल लेंस कहा गया है ना, उत्तल लेंस ही होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस ही। जब अवतल पूछा जाएगा तो अवतल ही होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 10 का से उत्तर ए करेक्ट हो जाएगी आपका, कन्वेक्स ही होगा। चलिए 11 नंबर देख लेते हैं, कहा गया कि हीरा का क्रांति कोण। देखिए, क्रांति कोण दोस्तों मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि कांच का पढ़ लो, ठीक है ना, पानी का पढ़ लो मतलब जल का पढ़ लो। ठीक है ना, तीन तीन ही होता है और तीन ही पूछा जाता है आप लोगों के एग्जाम्स में, हालांकि बोर्ड लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ। तो हीरा का जो क्रांति कोण होता है वो 24.41 होता है, ये आपका पानी का हो जाता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप लोग को यहाँ पे याद रखना होगा। समझ में आए ना। चलिए 11 का क्या हो जाएगा, एक करेक्ट हो जाएगी। चलिए 12 नंबर देखते हैं कि सामान्य आंख के लिए लेंस का फोकस दूरी। देखिए, फोकस दूरी लगभग होता है, देखिए पढ़ो अच्छा से। कहा गया है कि सामान्य आंख लेंस का फोकस दूरी जो है लगभग होता है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर होता है। कई सारे छात्र बिना पढ़े लिखे यहाँ पे 25 सेंटीमीटर लगा देगा, जो गलत हो जाएगी। क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये होती है, लेकिन जब फोकस दूरी की बात करेगी तब 2 सेंटीमीटर होगा। अगला है सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। देखिए, आप लोग बोलोगे सर ये कई बार आप लोग आपने बता दिया है, तो भाई रिपीटेड प्रश्न है, क्या बताओ, ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो 1+D/F याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 40 नंबर देख लेते हैं, कहा गया कि चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है क्या होती है। देखिए, चुंबकन तीव्रता की जो इकाई होती है ना, ये आपको बताना है, तो ये होता है एम्पियर पर मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, AM-1। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर कि प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्य मान जो होता है वो क्या होता है। देखिए, अल्टरनेटिंग करंट में पूछा गया है रूट मीन स्क्वायर का वैल्यू क्या होती है। इसका जो फार्मूला होता है दोस्तों वो होता है शिखर धारा का मान बटा √2 होता है। क्या होता है, शिखर धारा का मान बटा √2। अगर शिखर धारा का मान पूछा जाएगा तो √2 गुने RMS हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रश्न आप लोगों को बता दिया मैंने। ये शिखर धारा का ये फार्मूला हो गया और ये मूल वर्ग माध्य मान का हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी पीक करंट बटा √2। अब ये क्वेश्चन बताने वाला है क्या, देखो कई बार मैंने आप लोगों को बता रखा है कि इस 6 LM बराबर याद रखना, 6 LM बराबर याद रखना 5 LG। क्या रखना है, 6 LM बराबर आपको 5 LG मान याद रखना है। ठीक है, या फिर LM बटा में LG बटा में 5/6 याद रखना है। ठीक है, इससे इस पे आधारित क्वेश्चन जो है यही पूछे जाते हैं चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है, ए के साथ। देखो ना, 6 LM बराबर 5 LG, ये जाएगा इधर तो ये बन जाएगा ना 5 LG बराबर 6 LM। ठीक है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, मुफ्त के नंबर है, हर साल पूछा जाता है। अगला है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है। देखिए, चुंबकीय फ्लक्स का अगर मात्रक पूछा जाएगा तो ये आपका होता है दोस्तों वेबर। क्या होता है, वेबर होता है। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, जिसको हम लोग WB से निरूपित करते हैं। अगला देख लेते हैं यहाँ पे 18 नंबर कि विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। देखिए, कई बार मैंने आप लोग को बता रखा है दोस्तों, P बराबर एक होता है VI और V बराबर IR वाले फार्मूला से निकाल लो इसको, C बराबर V² बटा R हो जाएगी ये। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है, सोल्व करोगे तो। 19 नंबर है कि किलोफाउ के बिंदु नियम निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। तो वो होता है आपका दोस्तों आवेश। क्या होता है, आवेश होता। 19 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी, चार्ज। अगला देख लेते हैं कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है किस पे। तो देखिए, एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है आपका नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर डी के साथ चलना है, 20 का क्या हो जाएगा, डी। 21 नंबर देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है और वोल्टमीटर का प्रतिरोध भी है, तो उसके बीच में आपको रिलेशन बताना है।
तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा आपका। हमेशा याद रखिएगा वोल्ट मीटर का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध से बड़ा होगा, मतलब ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर किसका साथ चलना है, ए के साथ। वोल्ट मीटर का प्रतिरोध हमेशा बड़ा होगा किससे, गैल्वेनोमीटर के प्रतिरोध से। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलना है हम लोग को, ए के साथ यहाँ पे चलना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 22 नंबर। कहा गया है आपको दोस्तों कि विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी के बीच निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है। मतलब ई वेक्टर और यहाँ पे आपको विद्युत विभव में बताना है कि कौन सा रिलेशन सही है। तो ई बराबर होता है आपका माइनस डी वी अपॉन डी आर। क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। ये फॉर्मूला है, रिलेशन है विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच। ऑप्शन नंबर 22 का ए सही उत्तर हो जाएगी। 23 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसकी वेधन क्षमता महत्तम होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम पेंट्रेटिंग पावर। ये होता है गामा रेज, मतलब गामा किरणें की सबसे ज़्यादा भेदन क्षमता होती है, पेंट्रेटिंग पावर होती है, महत्तम होती है। अगला देख लेते हैं कि एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक जो होते हैं क्या होते हैं। देखिए 24 का जो है एन टाइप के अर्धचालक में मुख्य धारा वाहक। देखिए एन टाइप और पी टाइप पूछा जाता है। एन टाइप में आपको इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में आपको क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा, छिद्र हो जाएगा। ठीक है, दोनों आप लोग को याद रखना है। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन और पी टाइप में होल छिद्र होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 24 का सी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं, एक समान विद्युतीय क्षेत्र ई वेक्टर में एक द्विध्रुव को ई वेक्टर की दिशा से थीटा विक्षेपण में किया गया कार्य होता है। ये फॉर्मूला है डब्ल्यू बराबर पी ई इंटू होता है 1 माइनस कॉस थीटा होता है। क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा। तो 25 का क्या हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। अगला देख लेते हैं 26 नंबर। कहा गया है कि भू तरंगों के लिए आवृत्ति जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। देखिए दोस्तों इसका आंसर कहीं कहीं आप लोगों को ये देखने को मिलेंगे। ठीक है, 10 के पावर 5 मेगा हर्ट्ज से अधिक। ठीक है, तो इसी को आंसर लेके चलते हैं हम लोग। 26 का यहाँ पे सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगी। मोर देन 10 के पावर 5 मेगा हर्ट्ज। कभी कभी आप लोग को परास भी पूछ दिया जाएगा, तो उसको भी आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए 27 नंबर देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र से त्वरित नहीं होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर इलेक्ट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो वो होता है दोस्तों आपका न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। तो 27 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। अगला देख लेते हैं कि दो परमाणुओं की परमाणु संख्या का अनुपात 1/27 है। त्रिज्याओं का अनुपात कुछ नहीं करना है, इसको रूट अंडर में डाल दो। 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा बताओ, क्यूब में डाल दो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/3। समझ में आया ना। जब नाभिकीय त्रिज्याओं का अनुपात दिया जाएगा और परमाणु संख्याओं का अनुपात पूछा जाएगा तो 1/3 का क्या करो, क्यूब कर दो। तो 1 क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगी। सिंपल प्रश्न होते हैं इस तरीके के। 28 का क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे सही उत्तर। अगला देख लेते हैं 29 नंबर कि डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एवं संवेग पी के बीच जो संबंध है वो आपको बताना है। ये होता है लेमडा बराबर h/p होता है। क्या बराबर, लेमडा बराबर h/p। जो ऑप्शन नंबर आपका बी में है यही करेक्ट हो जाएगी, डी ब्रोगली और संवेग के बीच रिलेशन। अगला है 30 नंबर की ट्रांसफार्मर का क्रोड जो बनता है किस लोहा से बनता है। नरम लोहा, कठोर लोहा, तांबा या फिर जस्ता। सही उत्तर हो जाएगा सॉफ्ट आयरन से, नरम लोहा से। ठीक है, इसका ए सही उत्तर हो जाएगी। चलिए 31 देख लेते हैं कि निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। देखिए निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो होता है ना वो आपको बताना है। तो वो होता है गामा रेज का। क्या होता है, गामा रेज का, गामा किरण। ऑप्शन नंबर 31 का सी। 32 देख लेते हैं कि ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर जो लॉ होते हैं बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, जो कि ब्रूस्टर का जो नियम होता है म्यू बराबर 10 होता है। क्या होता है, म्यू बराबर 10 ऑप्शन नंबर सी के साथ चलना है। 33 देख लेते हैं कि पानी तथा कांच का अपवर्तनांक कितना दिया गया है, एवं दोनों का दिया गया है, पानी का और कांच का। कांच से पानी में, देखिए यहाँ पे कहा है कांच से पानी में, कभी कभी देगा पानी से कांच में। ठीक है, तो कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण का जो मान होगा वो कितना होगा। देखिए होता है साइन इनवर्स पानी का अपवर्तनांक और यहाँ पे कांच का अपवर्तनांक दिया गया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले पानी का अपवर्तनांक देखेंगे। कांच से पानी में जा रहा है ना, तो पानी का अपवर्तनांक 3/2 बट्टा में 4 यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 3 मतलब पानी का अपवर्तनांक बट्टा में कांच का अपवर्तनांक। कांच से पानी में जाती हुई एक प्रकाश किरण के लिए क्रांति कोण का जो मान होगा यही होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखो ये आपका हर में है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3×3/2×4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स 9/8। जो ऑप्शन नंबर आपका ए में है यही करेक्ट हो जाएगा 33 का।
देखिए इस तरीके के प्रश्न आप लोगों को एक न एक प्रश्न देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो साइन इनवर्स होता है क्रांतिक कोण में, तो साइन इनवर्स में पानी का अपर्तनांक बटा में कांच का अपर्तनांक कर देंगे, आंसर आप लोग का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलना है। 34 देख लेते हैं। नीचे दिए गए परिपथ खंड में ए तथा बी के बीच समतुल्य धारिता जो होगी वो कितनी होगी, ए और बी के बीच में बताया गया है। देखिए धारिता है दोस्तों, तो ये आपको किस मतलब दिया गया है, तो ये पैरेलल सीरीज में है। तो हम लोग जानते हैं धारिता में क्या होता है, जुट जाता है, तो ये 5 माइक्रोफैराड हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक 4 माइक्रोफैराड है, और ये दोनों 4 और 5 जो है ये आपका श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो हम लोग 1/c इक्विवेलेंट जो निकालेंगे वो 1/5 प्लस 1/4 हो जाएगी। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 20 और ये 5 प्लस 4 ये हो जाएगा 9/20। तो ये 1/c इक्विवेलेंट आया। तो हम लोग c इक्विवेलेंट जो निकालेंगे, धारिता इक्विवेलेंट समतुल्य धारिता, तो ये उल्टा कर देंगे तो 20/9 माइक्रोफैराडे हो जाएगी, जो ऑप्शन नंबर आपका सी में है करेक्ट हो जाएगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि 64 समरूप बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 माइक्रोफैराडे है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की जो धारिता होगी वो कितनी होगी। कई बार मैंने बता रखा है दोस्तों, इस प्रश्न को 2 से 3 मार्क्स में पूछा जाना चाहिए था, लेकिन बिहार बोर्ड जब भी पूछता है तो 1 मार्क्स में पूछता है, सेम प्रश्न बिना किसी अंक चेंज किए हुए। तो याद रखेगा 20 माइक्रोफैराड इज द सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बताए थे सारे हम लोगों ने यहाँ पे कर रखे हैं, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग अगले